हाँ, हेलो विद्यार्थियों। आज आपको भूगोल का दूसरा पाठ जिसका नाम है आंतरिक हलचलें, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज मुख्य मुख्य अंश के बारे में जानकारी दिया जाएगा। बाकी प्रश्नोत्तर जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पाठ का नाम है आंतरिक हलचलें। तो जिसमें देखिए बुक में, आपके बुक में नीचे दिया गया होगा कि भूकंप के कारण जो है नेपाल में 1500 लोगों की बलि, यानी भूकंप के कारण नेपाल में 1500 लोग मर गए। ठीक है। तो आप जानते हैं कि भूकंप जो है नेपाल में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं न कहीं जहाँ पे पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, जिस जगह पे होता है, उस देश में भूकंप या ज्वालामुखी आना अपरिहार्य है। तो आपको जो है पहला जो चित्र दिया गया है आकृति 2.2 में, वहाँ पे आप देखेंगे नोटबुक रखा हुआ है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है। यह आकृति क्या समझाना चाहता है? यह आकृति ये समझाना चाहता है कि ये जितने पुस्तक बने हैं, रखे हुए हैं, उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी तमाम प्रकार के ऐसे चट्टानें हैं। जब उन चट्टानों में कोई एक चट्टान अपनी जगह जब छोड़ देता है या खिसक जाता है, तो ऊपर के जो चट्टान होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये प्रक्रिया में एक तरह से जब ये प्रक्रिया होती है तो उसी तरह पृथ्वी में उस जगह कंपन होती है। और जब कंपन होती है तो जैसे नोटबुक के ऊपर देखिए तमाम प्रकार के कुछ सामान रखे हुए हैं, तो हिलने डुलने लगेंगे, गिर भी सकते हैं। उसी तरह जब चट्टान एक जगह से जब दूसरी जगह वह प्रक्रिया करने लगते हैं, तो ऊपर का जो चट्टान जब नीचे आने लगता है, तो उस प्रक्रिया में पृथ्वी में कंपन होती है और जो भी सामग्री रहेंगे, जैसे घर या मकान जो भी रहेंगे, वह गिर सकते हैं, उनको क्षति हो सकती है। इसके बाद पेज नंबर 10 में देखेंगे आपको चित्र आकृति 2.2 यानी ब में भी दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे एक जो है एक नोटबुक खींच लिया गया है। जब खींच लिया गया तो क्या हुआ कि जो सामान खड़े हुए थे, यानी आकृति 2.2 में जो सामान खड़े हुए थे, जैसे ही यह नोटबुक खींच लिया गया, वैसे ही आकृति 2.2 ब में क्या हुआ, वो सारे सामान गिर गए। तो मैंने आपको बताया उसी तरह यह जो नोटबुक रखे गए हैं, उसी तरह हमारे पृथ्वी में तमाम प्रकार जो चट्टान हैं, वह चट्टानों का ऐसा पर्त है। जब एक चट्टान खिसक जाता है, खिसकने में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, पृथ्वी में उस जगह कंपन होता है और पृथ्वी के ऊपर जो भी सामान रहेगा, यानी घर द्वार पेड़ पौधे जो भी रहेंगे, वह भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उसी तरह आकृति आप 2.3 में देखिए, यहाँ भी नोटबुक रखा हुआ है और उसके ऊपर भी कुछ सामान रखे गए हैं। फिर आकृति 2.3 ब में भी देखिए, वहाँ पे नोटबुक जो है, ठीक है, एक दो नोटबुक नीचे के घसकाया जा रहा है। और जब घसकाया जाएगा तो यही कारण होगा कि ऊपर जो भी सामान रखा जाएगा, जब उसमें कंपन होगा, यानी कंपन होने के साथ वह जो भी सामान रहेगा वो गिर जाएगा। उसी तरह जिस जगह पे पृथ्वी के चट्टानों में हलचल होगा, वह चट्टानें अपना स्थान छोड़ेंगी, पृथ्वी में कंपन होगा और उस कंपन से भूकंप होगा और उस भूकंप के ऊपर जो भी पेड़ पौधे या घर द्वार जो भी रहेंगे वह गिर जाएंगे। जैसा कंपन का, यानी उसका मंद गति रहेगा या तीव्र गति रहेगा, जैसा रहेगा वैसा
नुकसान हो सकता है। भूकंप के कारण कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार भी होने लगता है। यानी जब चट्टानें उथल पुथल करने लगेंगी एक दूसरे जगह से, जब एक दूसरे से चट्टानें खिसकेंगी तो नीचे एक प्रकार के पृथ्वी के अंदर जो आग का गोला है जो चट्टानों से दबा हुआ है, जब उस चट्टानों को जब चट्टानें खिसक जाएंगी तो वही आग पूरी तरह से जो दबा हुआ है वह क्या होगा, धीरे धीरे आग का गोला ऊपर आएगा और ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। पेज नंबर 11 में देखिए, पेज नंबर 11 में भी आकृति आपको दिखाया गया है। ठीक है, वो अभी आकृति तमाम प्रकार जो दिया गया उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे आपको आकृति बताया जा रहा है 2.4 का देखिए, चट्टानें कभी कभी क्या होती हैं, एक चट्टानें खिसकती हैं कभी नीचे की तरफ कभी ऊपरी तरफ। तो चट्टानें क्या होता है, कभी कभी जब उनको दबाव पड़ जाता है, चट्टानें एक तरह से जब नष्ट होने लगती हैं तो ऐसे नष्ट चट्टानों को कहा जाता है भ्रंश चट्टान। आकृति 2.5 में देखिए अ ब में, अब देखिए आकृति अ में दबाव दिया गया और दबाव का सीधा असर आप 2.4 में ब में देख सकते हैं। जब दोनों तरफ से दबाव मिलता है तो बीच में एक तरह से पट्टी में उभार आता है। उसी तरह जिस जगह जब दोनों चट्टानों में दबाव जाएगा तो वहाँ की जो ज़मीन होगी, वहाँ का जो चट्टान होगा उसके ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, दबाव होता है। तो जब उसमें दबाव होगा चट्टानों में दोनों तरफ से तो वहाँ पे चट्टान में उभार आता है। पेज नंबर 12 में देखिए, पेज नंबर 12 में 2.6 में जो वलीकरण दिया है, जब दोनों तरफ से चट्टानों में दबाव दिया गया है तो ऐसे दबाव में चट्टान ऊपर की तरफ आए हैं। जब ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो जब ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो वहाँ एक तरह से पर्वत का निर्माण हो जाता है और ऐसे पर्वत को मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो जैसे मोड़दार पर्वत कहिए या बड़ी पर्वत कहिए, यानी दोनों तरफ से जब उन्हें दबाव दिया गया है, दबाव तीव्र पड़ा हुआ है तो इसकी तरफ से उभार आया है, ऊपर की तरफ उभार आया है, तो इसे हम मोड़दार पर्वत कहते हैं या बड़ी पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, अरावली, राकी, एंडीज, आपसस, विश्व में तमाम ऐसे पर्वत हैं जो मोड़दार पर्वत हैं यानी बड़ी पर्वत हैं। उनका निर्माण यानी एक तरह से दोनों तरफ चट्टानों में दबाव के कारण ही पड़ा हुआ है। उसी तरह आप पेज नंबर 12 में देखेंगे, एक पॉइंट है भ्रंशोस्त पर्वत। भ्रंश के कारण, तो इसका कारण क्या है, आंतरिक भू हलचलों, आंतरिक में पृथ्वी के अंदर जब भू हलचल होने लगता है तो आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव का निर्माण होता है। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, वही दरारें भ्रंश आती हैं। यानी जिन चट्टानों में जब उथल पुथल होने लगता है तो जब चट्टानों में तनाव होता है तो अब चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, दरार पड़ जाती हैं। ऐसे चट्टानों को भ्रंश कहा जाता है, ऐसे दरारों को भ्रंश कहा जाता है। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होते हैं। आप पेज नंबर 13 के आकृति 2.9 अ में देखिए, यानी आप 2.9 में देखिए, जब चट्टानों में दबाव पड़ा हुआ है, चट्टानों में दबाव जब पड़ा हुआ है तो चट्टानें क्या हो गई हैं यानी देखिए आपको विभंग दोनों तरफ दिखाई दिया है।
तो जो एरो से ऊपर आपको दिखाई दिया है, उस चट्टानों में दरार पड़ गई हैं। तो जब चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं भ्रंश। ठीक है। इसके बाद भ्रंशोत्तर जो पर्वत होता है उसका ऊपरी भाग का समतल होता है, उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते, उनका ढलान भी तीव्र होता है, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत में मेघालय का पठार। ठीक है, इस तरह से आपको पर्वत दिखाई देते हैं। तो आपको अभी तक जो बताया गया कि जब चट्टानों के दोनों तरफ दबाव जब पड़ते हैं, तो वह जब दबाव दोनों तरफ पड़ते हैं तो बीच का जो एक तरह से चट्टान होता है वो ऊपरी तरफ उठ जाता है। जब ऊपरी तरफ उड़ जाता है तो एक तरह से उससे मोड़दार पर्वत या बड़ी पर्वत के रूप में हम जानते हैं। ऐसे पर्वत आपको हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, ऐसे विश्व में तमाम बड़ी पर्वत आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद दूसरा जो पर्वत है भ्रंशोत्तर, यह भी आपको बताया गया कि यानी जब भू हलचल होने लगती है, ऊर्जा तरंगों का निर्माण होने लगता है, चट्टानों में तनाव का निर्माण होने लगता है, चट्टानों में दरार पड़ने लगती हैं, तो जब चट्टानों का दरार जब पड़ने लगती है तो वही दरार में भ्रंश आ जाता है। वही दरार में भ्रंश आ जाता है, जिसके कारण ये होता है कि बीच वाला जो भूपटल होता है यह ऊपर उठने लगता है, यानी ऊपर दिखाई देने लगता है। यह ऐसा पर्वत जो ऊपर की तरफ दिखाई देने लगा है, यह अगर देखा जाए तो ऊपर तो उठा है, लेकिन वह मोड़दार, जैसे मोड़दार जो पर्वत होता है ऊपर समतल नहीं होता है, लेकिन जो भ्रंशोत्तर पर्वत होता है यह ऊपरी तरफ थोड़ा समतल होता है। ऐसे पर्वत आपको ब्लैक फॉरेस्ट, भारत में मेघालय का पठार भी दिखाई देता है। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 13 में ही देखिए भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, अब भ्रंश घाटी जिस प्रकार से जब चट्टानों में दबाव होने के बाद, निचली चट्टानों में दबाव जब होने लगता है तो वह चट्टान बीच का ऊपर आने लगता है, तो उसे मोड़दार पर्वत या भ्रंशोत्तर पर्वत कहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि भूपृष्ठ क्षैतिज समांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होने लगती हैं, जब भूपटल के चट्टानों पर तनाव निर्माण होने लगता है, उसमें चट्टानों में दरार पड़ जाती है, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। दोनों भागों में चट्टानें दूर हो जाती हैं और चट्टानों की समानता नहीं रहती है। तो कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फिर दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है। भूपटल का भाग क्या होता है? धंस जाता है, और उसी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे बीच में समतल भाग है, जब समतल भाग है और मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण ये पत्थरों के कई चट्टानों से बना हुआ है। मान लीजिए नीचे वाला चट्टान एक तरह से टूट गया, जब टूट गया या नीचे वाला चट्टान एक तरह से वहाँ से हट गया, तो उसका जगह लेने के लिए कभी कभी ऊपर का चट्टान नीचे चला जाता है। तो जब ऊपर का चट्टान नीचे चला जाता है तो ऊपर पूरी तरह चट्टानें क्या होती है? धंस जाती हैं। वो जगह मिट्टी भी धंस जाता है, वो जगह अगर कोई घर रहेगा, पेड़ रहेगा, वो भी मिट्टी सा नीचे धंस जाता है। जब धंस जाता है तब एक तरह से जिस तरह पूरी तरह धंस जाएगा तो वहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। जैसे भारत में नर्मदा जो नदी है वह भ्रंश घाटी के कारण बना है। जैसे आप आकृति 2.10 में देखिए भ्रंश घाटी का निर्माण, जो नर्मदा नदी दिखाई दे रही है वैसा बना हुआ है। यानी जो नीचे या पानी जो बह रहा है वहाँ का चट्टान पहले समांतर था, बराबर था, लेकिन इतनी दूरी में चट्टान नीचे चला गया क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट देने वाले जो चट्टान थे वह पूरी से टूट गए, जर्जर हुए, खिसक गए। तो उनकी जगह ऊपर वाला चट्टान लेने के लिए ऊपर से नीचे चला गया। तो जब नीचे चला गया और दोनों अगल बगल के चट्टाने नहीं गए, सिर्फ इतना ही चट्टान नीचे गया, तो जब नीचे गया धंस गया तो वहाँ पे नदी बन जाता है, समुद्र बन जाता है, वहीं पे घाटी का निर्माण हो जाता है। ये तमाम प्रकार के
हो जाती हैं। अब आइए पेज नंबर 14 में, हलचलों से निर्मित महाद्वीप। अब महाद्वीप क्या है? आप देखेंगे पूरे समुद्र में जितने बड़े बड़े समुद्र हैं, उन समुद्रों में जो ज़मीन ऊपर आ गया है, जो ज़मीन ऊपर आ गया है, तो ऊपर आने के बाद वहीं पर द्वीप का निर्माण हो सकता है, महाद्वीप का निर्माण हुआ है। जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, ऐसे छोटे भूभाग को हम द्वीप कहते हैं, बड़े भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं। तो अब यह कैसे हुआ, महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचल होती ही रहती है। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उड़ जाता है, या तो ऊपर उड़ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्र की सतह से जब ऊपर उड़ जाते हैं, तो वहाँ पे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। और जिस जगह भूपटल का जो एक तरह से भाग है, जब वो नीचे धंस जाता है, तो वहाँ नदियों का निर्माण हो जाता है, घाटियों का निर्माण हो जाता है, समुद्र का निर्माण हो जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं। अब आइए द्रुत भू हलचलें। द्रुत माने तेजी गति से, यानी आपको बताया गया कि जो हलचल होता है, जो कंपन होता है, उसके कई प्रकार हैं। यानी तेज गति से कंपन, मंद गति से कंपन और निम्न गति से कंपन, यानी मध्य गति से भी गति से कंपन। अगर ज़्यादा तेज से कंपन होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, अगर मध्य गति से कंपन है तो कम नुकसान होगा, और कम कंपन है तो और कम निर्माण होगा। जैसे अभी दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में या कई क्षेत्रों में कंपन आता ही रहता है, मुंबई के पालघर में कंपन आता ही रहता है। तो कभी क्या है, मध्यम कंपन हो सकती है, निम्न गति से कंपन हो सकती है। लेकिन यह समाचार सुर्खियाँ तब बनती हैं जब कभी द्रुत यानी जब कभी तेजी से कंपन आता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रक्रियाएं जब तेजी गति से होने लगती हैं, तो भू हलचल तेजी से होने लगता है और नुकसान ज़्यादा होने लगता है, तो उसको हम तीव्र गति कंपन कहते हैं। पेज नंबर 14 को नीचे में देखिए, एक पॉइंट है भूकंप। भू माने पृथ्वी होता है और कंप माने होता है हिलना। पृथ्वी के हिलने को ही हम भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी हिलती कैसी है? आपको पहले बताया गया कि पृथ्वी जितनी बनी है वह मोटे मोटे चट्टानों से बनी है। जब कभी चट्टान खिसकते हैं या कभी चट्टान में तेज दबाव होने के कारण जब चट्टान टूटते हैं, तो वह चट्टान जब भ्रंश में हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया होने पर उस जगह पर भूकंप होता है। जैसे मान लीजिए, अगर पृथ्वी के प्रक्रिया में मान लीजिए, अगर भारत के मान लीजिए आसाम में या महाराष्ट्र में किसी भाग में अगर वो पृथ्वी के नीचे वह प्रक्रियाएं हो रही हैं, तेज गति से हो रही हैं, तो ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मध्यम गति से हो रही है तो कम नुकसान होगा। तो जहाँ ये पृथ्वी के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं, वहीं पर भूकंप होता है। भूकंप की प्रक्रियाएं तेज है, गति है, तो उसके लिए एक उसका पैमाना भी होता है। उस भूकंप मापक यंत्र का उसका नाम है भूकंप मापक यंत्र। वह तीव्रता रिसेप्टर जो इकाई होती है, वह नाप के बताता है कि भूकंप का पैमाना कैसा रहा है, ऐसा आपको बताया जाता है। अब आइए अगला पॉइंट है भूकंप नाभि अधिकेंद्र। नाभि में क्या होता है? पृथ्वी का एकदम बीच वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। और जैसा आपको मालूम है
कि पेज नंबर जैसे 15 में दिखाया गया है भूकंप के तरंगों के प्रकार। अब दिखाया गया है प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। और बीच में नाभिक केंद्र पर होने वाला ये एक तरफ से रेडिएशन आपको जो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से एक बिजली जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, रेडिएशन है, तरंगे हैं। वो तरंगे बताती हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा तरंगे होती हैं और किस में कम होती हैं, ठीक है। तो एक चित्र के माध्यम से आप उसको मालूम कर सकते हैं। भूकंप नाभिक से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होने लगता है। यह ऊर्जा विभिन्न तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। इन भूकंप तरंगों के प्राथमिक, द्वितीय और भूपृष्ठीय तरंगों में ऐसे 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तो आइए इसमें प्राथमिक तरंगे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्राथमिक तरंगे क्या है? भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर यह तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूपृष्ठ माने सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपरी भाग पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर तीव्र गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। जो तरंगे सबसे ऊपरी भाग में, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पहुंचती हैं, समझिए यह प्राथमिक तरंगे होती हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों का हलचल ऊपर नीचे होती है, इसलिए इन तरंगों के आगे पीछे होने वाले तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस, द्रव और वायु तीनों ही माध्यम से प्रभावित हो सकती हैं। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण प्रभावित होते समय दिशा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। यह जब तरंगे भूपृष्ठ पर आती हैं तो समझिए कि ऊपर का जो भी भाग होता है, यहाँ तक इमारत भी हिलने लगती है। दूसरा क्या है? द्वितीय तरंगे। द्वितीय जो तरंगे हैं भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगे के बाद पहुँचती हैं। पहले एक बार झोंका आएगा तेज गति से, तो जान लो प्राथमिक तरंगे हैं। फिर दूसरी बार जो रेडिएशन आता है तो समझो अगर वह आया तो समझो उसके पास क्या है, उसको हम द्वितीय तरंगे कहते हैं। जैसे समुद्र की लहरें हैं, एक तेज से आया तो प्राथमिक तरंगे हो गई, उसके पीछे का जो लहर है वो आ रहा है तो समझो वह द्वितीय तरंगे हैं। लेकिन जो द्वितीय तरंगे होती हैं यह प्राथमिक तरंगों से थोड़ा कम होती हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों को प्रभावित होती हैं और फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती हैं। यानी ये बार प्राथमिक तरंगे आया, उससे आदमी संभला नहीं, तब से दूसरी जो तरंगे आती हैं यह तरंगी और पूरी तरह से हिला देती है। जैसे प्राथमिक तरंगे आया, मकान मान लो हिल रहे हैं, और उसके बाद द्वितीय तरंगे आई। अब द्वितीय तरंगे अगर आ जाएंगी वो और अगर मान ली हिला दिया तो जो मकान हिला है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। भूपृष्ठीय तरंगे तीसरे प्रकार का जो तरंगे हैं, भूपृष्ठीय प्राथमिक द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ अधिकरण पड़ता है, जिससे नई तरंगे निर्मित हैं। ये तरंगे पृथ्वी की दिशा में फैलती हैं। ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं। यानी जैसे प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक मान लो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो भूकंप आया वो प्राथमिक तरंगे हैं, उसमें थोड़ा हिल गया, चलो, लेकिन उसके बाद समाप्त नहीं हुआ, तब से दूसरी बार हिलने लगा, वो द्वितीय तरंगे हैं। वो प्राथमिक तरंगे से ज़्यादा नुकसान करती हैं। तब से उसके बाद एक और तरंगे आई और गति से आई, वह तरंगे और ही विनाशकारी हो जाती हैं। आगे है भूकंप मापक यंत्र। भूकंप मापक यंत्र जो है यह पूरी तरह से आलेख द्वारा दर्शाया जाता है और यह देखा जाता है कि यह तरंगे का पैमाना क्या है, कितनी गति से तरंगे आई हैं, उसी तरह यह क्या पैमाना है, यह तरह से नापा जा सकता है। इसके बाद आपको तमाम प्रकार की आकृतियाँ भी दी गई हैं। रंगोली का प्रयोग दिया है, रस्सी का प्रयोग दिया है, इसके बारे में आप जानकारी करिए। अगला जो पॉइंट दिया है कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है?
ज्वाला माने होता है आग, और मुखी माने आग के मुख। तो आपको मालूम है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नाभि केंद्र में पूरी तरह आग का भंडार है, पूरी तरह आग भंडार है। और उसी आग से आपको मालूम है जो पत्थर पत्थर उसी आग के ताप से पत्थर का कोयला बन जाता है। पत्थर का कोयला जो हीरा भी बनता है, वह भी जानिए पृथ्वी के अंदर जो आग का ताप है उससे ही बनता है। तो पृथ्वी के अंदर आग है, बहुत ज़्यादा आग है। लेकिन जब वही आग पृथ्वी के जब पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूपृष्ठ पर आग आ जाता है, जब आ जाता है तो बहुत ही मात्रा में अंदर के आग ऊपर फेंके जाने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। आइए पेज नंबर 16 में ज्वालामुखी का पॉइंट हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव ठोस गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पे बाहर फेंके जाते हैं। यानी जब आग ऊपर आता है तो गरम गरम जितने भी एक तरह से नीचे तमाम प्रकार की चट्टानें हैं, वह तमाम प्रकार की चीज़ जो है बाहर आने लगते हैं। उसकी तरह जो है राख भी आने लगता है, लावा है वो भी आने लगता है, तमाम प्रकार की चीज़ बाहर फेंके जाते हैं। तो ज्वालामुखी के भी कई प्रकार हैं। जैसे पहला है केंद्रीय ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी जो होता है वह जब कहीं अगर भूकंप आता है या चट्टानों में मान लीजिए अगर आपस में क्रिया होने के बाद अगर चट्टानें भ्रंशी हो गई, वहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी जगह अगर मिला तो अंदर का आग जो दबाव से रुका हुआ है वो ऊपर आ जाता है। इसे हम कहते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी। या जापान के फ्यूजियामा, तंजानिया में किलिमांजारो पर्वत केंद्रीय ज्वालामुखी है। ठीक है, पेज नंबर 1.16 में केंद्रीय ज्वालामुखी आपको दिखाई दिया जा रहा है। अगला है भ्रंशी ज्वालामुखी। भ्रंशी ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा कई दरारों से बाहर निकलता है, कई दरारों से। वो एक ही भाग नहीं होता, अलग अलग दरारों से निकलते हैं, उन्हें भ्रंशी ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसी उद्गार ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है, जिसे भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन पठार आप जाएंगे वहाँ जब देखेंगे तमाम प्रकार के जो पत्थरें आज दिखाई देती हैं वह एक तरह से पत्थर काले रंग के, भूरे रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप जानिए वो भ्रंशीय ज्वालामुखी है, ये आपको दिखाई देता है। अब आइए, अब ज्वाला यानी भूकंप के क्या परिणाम होते हैं और ज्वालामुखी के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, जब भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, कहीं कहीं पृथ्वी एक तरह से पूरी तरह से दरार आ जाता है। यानी एक तरह से अगर देखेंगे तो उसी एक तरह से देखेंगे तो भूकंप से कभी कभी सुनामी भी आ जाता है। अगर वह भूकंप अगर मान लीजिए समुद्र में है तो सुनामी का भी निर्माण हो जाता है। तो भूकंप के कारण बहुत हानि होती है। आगे हम प्रश्नोत्तर बताएंगे। अब ज्वालामुखी के क्या परिणाम हैं। ज्वालामुखी उसका एक तरह से देखिए, जब लावा जब निकलने लगता है, जमीन के अंदर से तमाम चीज़ निकलती है, धुआं दूर दूर तक फैल जाता है, लावा दूर दूर तक फैल जाता है। और वह ज्वालामुखी समुद्र में भी आ सकता है। वह ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो पृथ्वी में भी आ सकता है, धरती पर भी आ सकता है। ज्वालामुखी का सुनामी लहरें भी आ जा सकती हैं, धूल धुआं राख गैस पूरी तरह से हो सकता है, जंगलों में आग लग सकती है, अगल बगल जो घर द्वार लोग छोड़ के सब बाहर निकल जाते हैं, अगल बगल कई किलोमीटर तक वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये रहे आपके पाठ के सारांश। एक बार और, भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, और पृथ्वी में कंपन तब होगा जब पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार की जो चट्टानें हैं जब उसमें प्रक्रियाएं होंगी, और तभी भूकंप। ज्वालामुखी का मतलब होता है यानी एक तरह से भूकंप के कारण भी तमाम प्रकार की दरारें जब हो जाती हैं और अग्नि का जो एक तरह से
आपको पता है कि पृथ्वी के नाभिक केंद्र में अग्नि है। जब चट्टानें टूट फूट जाती हैं, भ्रंश हो जाती हैं, तो वही आग जब ऊपर आने लगता है, ऐसी प्रक्रिया को ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। आगे वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे और आप पाठ 2-3 बार पढ़ लेंगे और कोई दिक्कत रहेगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में रखेंगे।